नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने जो बस्तर के काकतीय वंश के शासक हैं उनके बारे में देखा था। लगभग इसमें कम से कम 8 से 9 शासकों के बारे में हमने देख लिया है। इसके 2 लेक्चर्स बन गए हैं प्रमुख शासकों के कालक्रम का, तो आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि सभी शासक इम्पॉर्टेंट है। किसी भी राजवंश का अगर कालक्रम बहुत लंबा रहा हो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो उनके सारे शासक जो, और ऐसे भी हमें सारे शासकों को तो पढ़ना नहीं होता, केवल क्रम हम याद कर लेते हैं सभी शासकों का, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया था उसके माध्यम से। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स है वो केवल और केवल प्रमुख शासकों के याद करने रहते हैं। और उसी प्रकार हमने जो 8 से 9 जो शासक है प्रमुख उनके बारे में देखा है। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इस प्रकार काकतीय वंश में अब थोड़ा सा ट्विस्ट आना चालू हो गया। शासन क्रम में किसी घुसपैठिए के द्वारा शासन कर लिया जाएगा, जैसे चंदेल मामा हो गए, और कहीं पर बाहरी आक्रमण की वजह से राजधानी परिवर्तन करना पड़ रहा है, ठीक है। इन सब कारणों से अब आगे उसी के आगे हम देखेंगे। ये सब तो बाहरी आक्रमण हो गए, बाहर का घुसपैठिया आ गया। अब आंतरिक कलेश भी होना चालू हो जाएगा सत्ता के नाम पर। जाहिर सी बात है, एक लंबा शासनकाल हो तो ज़रूरी नहीं है कि सभी शासकों के समय में शांति व्यवस्था के साथ शासन चले। किसी न किसी शासक के समय ऐसा होगा कि अव्यवस्था बनेगी। उनके खुद के ही जो रिलेटिव है, जो रिश्तेदार है, वही उनके विद्रोही या विरोधी हो जाएंगे। तो वही आगे हमको देखने को मिलेगा, जिसका सबसे पहला उदाहरण देखने को मिलता है अजमेर सिंह के समय। तो ये अजमेर सिंह शासक है, कहाँ का? बस्तर के काकतीय वंश का। बस्तर के काकतीय वंश का शासक है कौन? अजमेर सिंह, ठीक है। किसका बेटा रहता है? तो ये दलपत देव का बेटा रहता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। हमने ट्रिक पढ़ा है ना, अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं, इस प्रकार से। फिर दल राज दिखा दल का राज आज, ऐसे करके पढ़े थे, कहाँ? दरिया में, ठीक। तो आज से क्या था? वो अजमेर सिंह था, ठीक। तो इस अजमेर सिंह को क्या बोला जाता है? बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा। बस्तर क्षेत्र में क्रांति या बस्तर की क्रांति का मसीहा किसे बोला जाता है? तो अजमेर सिंह को बोला जाता था। हमने दलपत देव के समय में देखा कि अब उस शासक के समय से क्या हो गया था कि आदिवासियों का शोषण होना शुरू हो जाता है। नमक के, एक मामूली सी चीज़, नमक की वजह से उनका शोषण होना चालू हो गया था। अब इसके आगे क्रम बढ़ता ही जाएगा, शोषण उनका होता ही जाएगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक शोषण होता ही आया है, ठीक। तो दलपत देव के समय से प्रारंभ हो गया, ये हम पिछले क्लास में कवर कर लिया है, ठीक है। अब आज अजमेर सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है ये आगे हम देखते हैं। इन्हीं के शासनकाल में अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य क्या होता है? सत्ता का संघर्ष। अभी दरियादेव कौन है सर? तो हमने पढ़ा था दलपत देव में, यहाँ पर दिख भी रहा है। दलपत देव के 2 पुत्र थे, एक अजमेर सिंह था और एक दरियादेव था। कौन कौन था? एक अजमेर सिंह था और एक दरियादेव था। तो ये अजमेर सिंह तो ज्येष्ठ पुत्र है, तो शासन जो था राजतंत्र के हिसाब से देखा जाए तो ज्येष्ठ पुत्र को ही शासन मिलता था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि जो श्रेष्ठ है उसे मिल रहा है, ज्येष्ठ को मिलता था। अब ये बात दरियादेव को रास नहीं आई। ये क्या करता है? अपने भाई के साथ ही शासन के लिए विद्रोह कर देता है, शासन के लिए विद्रोह कर देता है, ठीक। तो ये उनके बीच में क्या हो जाता है? सत्ता का संघर्ष शुरू हो जाता है। अब अभी तक जो तो ब्रिटिश क्षेत्र था उसको बस्तर जो क्षेत्र था छत्तीसगढ़ में, उसको अभी तक जितने भी शासक हुए काकतीय वंश के हो गए या कलचुरियों के हो गए, इन्होंने लगभग ये बोला जा सकता है कि कलचुरी तो आ जाएंगे अब, कि मराठा का एंट्री हो जाता है 1741 में। लेकिन बस्तर क्षेत्र में ना 1741 तक मराठाओं का एंट्री नहीं हुआ रहता है। इससे पहले तक जितने भी शासक थे, दलपत देव को ही देख लीजिए, नीलू पंडित को उसने क्या किया था? हरा के भेज दिया था,
पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा ना, क्योंकि हाँ अब आपको कहानियाँ सुनने को मिलेगा, कहानियाँ के थ्रू ही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ बस्तर क्षेत्र में किसी का भी अभी तक हिम्मत नहीं होता कि एंट्री कर पे इधर को जीत लिया जाए, लेकिन सत्ता की लालच में ये दरियादेव क्या करता है कि ये ना ब्रिटिश अधिकारियों के साथ और मराठों के साथ, मराठा जो आपके उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन कर रहे होते हैं, रतनपुर क्षेत्र की तरफ, ठीक, तो इसके साथ जाकर कौन दरियादेव मिल जाता है कि आप मुझे सहायता प्रदान कीजिए ताकि मैं बस्तर क्षेत्र में काबिज हो पाऊँ और मैं आपके कहे अनुसार राज्य शासन संभालूंगा करके। ठीक, ऐसा उनके बीच क्या हो जाता है, एक टाइप हो जाता है, एक साझेदारी बन जाती है। उसके तहत ये क्या करते हैं, ब्रिटिश अधिकारी और मराठों के साथ कूटनीतिक संयंत्र करके, राजनीतिक संयंत्र कर अजमेर सिंह पर आक्रमण कर देता है, अजमेर सिंह पर आक्रमण कर देता है। अब अजमेर सिंह तो हार जाता है, अब ये अजमेर सिंह हार जाता है और क्या करता है कि इसे सत्ता से पदस्थ कर देता है, कौन, दरियादेव। ठीक है, फिर दरियादेव के आगे में और इनके कौन कौन से सहायक थे उसको हम देखेंगे। दरियादेव का जब पॉइंट में बताऊंगा तो डिटेल में, अभी 5 पॉइंट दिए हैं तो उनको ही बताते चलता हूँ। ठीक है, तो दरियादेव ब्रिटिश अधिकारी और मराठों के साथ तो युद्ध करके किसके साथ, अजमेर सिंह के साथ लड़ता है, उसको अपदस्थ कर देता है सत्ता से और स्वयं शासन सत्ता संभालने का। अब इसी का बदला लेने के लिए ये क्या करता है, और जो दरियादेव है उसको जो वहाँ की जो आबादी है, बोलना सही, जनसंख्या जो है, वहाँ के लोग जो हैं, उनकी प्रजा जो है उसको सपोर्ट नहीं कर देती। क्यों? क्योंकि आप ब्रिटिश अधिकारियों का संरक्षण ले रहे हो, मराठाओं का संरक्षण ले रहे हो, जो कि इधर के तो नहीं है। इस वजह से अजमेर सिंह को क्या होता है, आम जनता का सपोर्ट प्राप्त होता है और आम जनता का सपोर्ट पाकर, सहायता प्राप्त कर, ये क्या करता है, उनके नेतृत्व में, अजमेर सिंह के नेतृत्व में जनता बस्तर का प्रथम जनजाति विद्रोह कर देता है। किसके खिलाफ करता है, तो ये दरियादेव के खिलाफ करता है, प्रथम जनजाति विद्रोह करता है। अब इसके 2 कारण आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्या, अजमेर से इसको खुद को सत्ता चाहिए होगा भाई, क्योंकि अपदस्थ हो गया है, हार गया है, और दूसरा बस्तर के क्षेत्र के लोगों को ये दरियादेव का जो कार्य था वो पसंद नहीं आया, तो इस वजह से जनजातीय विद्रोह हो जाता है। ठीक है, और इस जनजातीय विद्रोह को क्या नाम दिया जाता है, हलबा विद्रोह। क्या नाम दिया जाता है, हलबा विद्रोह। कब होता है, 1774 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम काकतीय वंश के बाद इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि जनजातीय विद्रोह कितने हुए, कब कब हुए, कौन कौन इनके वो थे, नेतृत्व करता थे। ठीक है, कैसे दमन हुआ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जनजातीय विद्रोह याद रखना है आपको, हलबा विद्रोह कब हुआ, तो 1774 में होता है। ठीक, इस विद्रोह की असफलता के बाद काकतीय वंश का शासन मराठाओं के अधीन आ जाता है। क्यों आ जाता है कि अब देखिए ना भाई, अभी इसको तो अपदस्थ कर दिया था, फिर भी इनका सहायता पाके इनसे लड़ना चाह रहे हैं, इनसे लड़ रहे, लेकिन इनको तो 2 बड़े बड़े जो पावरफुल वो क्षेत्र थे, पावरफुल शासकों का जो क्षेत्र था या फिर पावरफुल वंश थे, डायनेस्टी थे, ऐसा समझ सकते हैं, उनका सपोर्ट प्राप्त था। ब्रिटिश अधिकारी हो गए और मराठा हो गए, तो ये जो आम जनता है, जो जनजाति है, जो तीर धनुष भाला लेकर लड़ रही है, वो कहाँ जीत पाते। तो इस वजह से क्या हो जाते हैं, ये हार जाते हैं। इसलिए ये जो प्रथम जनजातीय विद्रोह है क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। अब इस असफलता के बाद अब मैं किसी का संरक्षण लूँगा तो जाहिर से बात है ना, कोई वो जो मुझे सहायता प्रदान कर रहे हो मेरे ऊपर शर्त थोपेगा, तो उसी शर्त के मुताबिक ये जो क्षेत्र है मराठों के अधीन आ जाता है। ठीक है, मराठों के अधीन आ जाता है, और इससे अन्य क्या क्या डिसएडवांटेज होती है दरियादेव को, वो भी हम आगे देखेंगे। तो इतना अभी याद करते चलना कि अजमेर सिंह की असफलता और जो प्रथम जनजातीय विद्रोह उसकी असफलता के बाद मराठा के अधीन आ जाता है कौन सा वंश, काकतीय वंश। अभी तक नहीं आया था, अब आ जाएगा। कब से आ जाता है, माना जाए तो 1777 से ये आपके मराठा अधीन आ जाते हैं। ठीक, तो ये था अजमेर सिंह के बारे में। क्या था, एक बार समराइज कर देता हूँ। तो ये क्रांति का मसीहा, बस्तर क्षेत्र क्रांति का मसीहा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आप समझ में आ गया होगा। इसके भाई अजमेर सिंह और इसके भाई दरियादेव के मध्य सत्ता का संघर्ष होता है। सत्ता के लालच में ब्रिटिश अधिकारी और मराठों का संरक्षण प्राप्त करके ये क्या करते हैं, कूटनीतिक संयंत्र कर अजमेर सिंह को हटा देता है, और अजमेर सिंह उसी दौरान अपना युद्ध करने के लिए इनसे जनजातीय विद्रोह करता है, जिसे हलबा विद्रोह बोला जाता है 1774 में, और ये असफल रहता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में काकतीय वंश में मराठाओं का शासन क्षेत्र या उनका दखल अंदाजी आ जाता है, इसलिए इसे मराठों के अधीन फिर शासक बोले जाएंगे आगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, काकतीय वंश का मराठों के अधीन शासन होने लगता है। ठीक, ये था आपके अजमेर सिंह के बारे में। 1774 से 77 3 साल इनका शासन रहता है, उसी दौरान ये सब हो जाता है। अब मराठा के अधीन कैसे आ गया हमने देख लिया। अब मराठा के अधीन शासक कौन हो जाएगा, तो दरियादेव हो जाएगा। ठीक है, तो दरियादेव मराठा के अधीन शासन करते हैं। इनका शासन 1770 से 1800, 1770 से 1800, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दरियादेव ने अपने भाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर सत्ता प्राप्त किया था। कैसे हमने देखा,
अब ये मराठा और ब्रिटिश दल लेता है, अब उसके दौरान और कौन कौन सहायता देते हैं, तो इस कार्य में जयपुर नरेश विक्रमदेव, कंपनी सरकार के अधिकारी जॉनसन, मतलब ब्रिटिश अधिकारी जॉनसन और मराठा लोगों ने किया था। तो विशेषकर मराठा और कंपनी के अधिकारी ने दिया था, और जयपुर नरेश ने भी थोड़ा बहुत हेल्प किया था। तो इस हेल्प के बदले क्या करते हैं, ये कुछ कुछ अपना अपना फ़ायदा भी देखते हैं, ठीक है। तो इन तीनों की तिगड़ी की ताकतों के से दरियादेव विजय प्राप्त करता है, जनजातीय विद्रोह, हल्बा विद्रोह को दबा भी देता है, सफलता प्राप्त करता है, और इसके बदले में उन्हें सहायता करने का वचन दिया रहता है। तो सहायता करने का क्या क्या वचन दिया रहता है वो देखते हैं। अब सहायता करने का वचन दिया ना, तो उसमें इन लोग क्या करते हैं कि देगा कि नहीं देगा, इसके लिए एक, जैसे आज की डेट में एक नोटरी पेपर साइन होता है, उस प्रकार से संधि होता था उस टाइम। तो ये संधि क्या होती है, तो कोट पाड़ की संधि होती है। सबसे पहले कोट पाड़ की संधि होती है, कब होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, आपको याद रखना है, 6 अप्रैल 1778, क्योंकि 1770 तक विद्रोह चला, 1770 में सत्ता पर आ गया। सत्ता में आने के बाद इस संधि को अंजाम देता है, कब, 6 अप्रैल 1778 को। कब देता है, 6 अप्रैल 1778 को। इन्होंने सत्ता हस्तांतरण हेतु जयपुर नरेश विक्रमदेव, ठीक है, अभी के जैसे हमने देखा जयपुर नरेश कहाँ, उड़ीसा वाला क्षेत्र का है, और बिंबाजी भोसले के प्रतिनिधि त्रयंबक अवीर राव को, त्रयंबक अवीर राव के मध्य कोट पाड़ की संधि होती है। तो कभी कभी नरेश विक्रमदेव को ना पूछा भी जाए, फिर भी आपको त्रयंबक अवीरदेव को याद रखना है। कैसे याद रखना है, ये रिलेट कराता हूँ मैं। अब युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद ही संधि हुआ है, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो संधि हुआ, युद्ध हुआ, तो युद्ध में क्या हो गया, त्राही त्राही मचेगा। कहीं भी अगर युद्ध होता है तो दोनों जो क्षेत्र हैं, जो हार रहा है और जो जीत रहा है, दोनों को घाटा होता है ना, दोनों को नुकसान होता है बराबर रूप से। तो त्राही त्राही हो जाता है युद्ध होने से, त्राही त्राही से त्रयंबक अवीर राव याद रखना, त्रयंबक अवीर राव, ठीक है। और त्राही त्राही हुआ तो क्या, कोट फाड़ने तक मारे थे उसको, कोट फाड़ने तक, मतलब जो कपड़ा वपड़ा पहने थे उसको चीड़ फाड़ करने तक मारे थे, तो त्राही त्राही मच गया था, तो कोट पाड़ की संधि हुई थी, ठीक है। ये आपको रिलेट करना है। कब हुआ था, 6 अप्रैल 1778 में। इस संधि के तहत जयपुर नरेश को कोटपाड़ जो क्षेत्र है, अब कोटपाड़ संधि हुई, मतलब कोटपाड़ स्थान में हो गया, हुआ होगा, तो इसलिए कोटपाड़ संधि नाम पड़ा। मान के चलो वो रायपुर में, तो रायपुर की संधि में नाम पड़ता, ठीक। अब जयपुर नरेश को कौन कौन सा मिल जाता है विक्रमदेव को, कोटपाड़ क्षेत्र, चुकचुड़ा क्षेत्र, पोड़ागढ़ क्षेत्र और रायगढ़। पोड़ागढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, और रायगढ़ क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र किसको मिल जाते हैं, विक्रमदेव को। विक्रमदेव को 4 क्षेत्र मिलते हैं, क्या, कोटपाड़, चुकचुड़ा, पोड़ागढ़, रायगढ़, ठीक है, ठीक। तो ये नॉर्मल रिलेट कर लेना अब आखिरी वर्ड से, अगर कर पाओ तो। कोटपाड़, चुकचुड़ा, पोड़ागढ़, रायगढ़। मैं अगर बोलूँगा तो थोड़ा अलग सा लगेगा, इसलिए मैं इसको रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। अब इस क्षेत्र को दे देता किसको, विक्रमदेव को, और साथ में मराठाओं के साथ क्या संधि करता है, तो मराठाओं को बोलता है कि 59,000 रुपये टकोली प्रति वर्ष दूंगा। कितना, 59,000 रुपये टकोली, और इसी के बदले ये क्या किए रहते हैं, इसका मदद किए रहते हैं, ठीक। फिर ये था कोटपाड़ की संधि, हमने देख लिया, 6 अप्रैल 1778 में होता है। जयपुर नरेश विक्रम को 4 क्षेत्र, कोटपाड़, पोड़ागढ़, चुकाचुड़ा और रायगढ़ा, चुकचुड़ा और रायगढ़ा, ये 4 क्षेत्र मिलता है। और मराठों को क्या बोलता है, 59,000 रुपये प्रतिवर्ष टकेलू दूंगा। इस प्रकार इनकी संधि होती है। अब इस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ जाता है। अभी तक मैंने बताया था बस्तर क्षेत्र ना अछूता था किसी भी बाहरी आक्रमणकारी से। बाहरी आक्रमणकारी मतलब मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में बोला जा रहा है, जहाँ से मध्यकालीन इतिहास चालू है। वैसे तो प्राचीन में खुद काकतीय वंश वालों ने, कलचुरियों ने यहाँ आकर शासन किया ना, लेकिन मध्यकालीन इतिहास के दौरान बता रहे थे कि बस्तर क्षेत्र अछूता था, बाहरी आक्रमणकारी यहाँ जीत नहीं पाए थे एक लंबे वर्ष तक। लेकिन इसके संधि की वजह से मराठा क्षेत्र के यहाँ क्या आ जाता है, नियंत्रण आ जाता है। तो पहली बार मराठा का नियंत्रण कब आता है, तो 1778 या 77 में आता है, ठीक है। किसके दौरान आता है शासन, दरियादेव के शासन के दौरान आता है। किस संधि की वजह से आता है, तो कोटपाड़ की संधि की वजह से आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। फिर दरियादेव के शासनकाल में बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना, वही बात हो गई। पूरा बस्तर क्षेत्र, पहले दंडकारण्य क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र अलग आता था ना, और आपका उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ अलग आता था। कौशल क्षेत्र, उत्तर कौशल या इस नाम से जाना जाता था। लेकिन अब प्रत्यक्ष नियंत्रण या अप्रत्यक्ष नियंत्रण के कारण मराठाओं के नियंत्रण आ गया। मराठा इस क्षेत्र में थे, अब उनका नियंत्रण यहाँ भी आ गया, तो ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ के रूप में इसको देखा जाने लगा। तो वही बता रहा है, दरियादेव के शासनकाल में ही बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना, ठीक। दरियादेव ने सत्ता के लोभ में बस्तर की स्वाधीनता को बेच दिया और यह संधि स्वीकार कर ली, ठीक है, यही बताया जा रहा है, संधि स्वीकार कर ली। अब इसके आगे एक और संघर्ष हो जाता है इसी के समय में। किसके समय में, दरियादेव के समय में। दरियादेव के समय में एक तो कोटपाड़ की संधि कर लिया,
अपने भाई के साथ विद्रोह कर लिया। साथ में एक भोपालपट्टनम का संघर्ष होता है। क्यों होता है? मैंने पहले बताया था कि बस्तर के क्षेत्र बहुत ही मतलब अपने आपसी लोगों के साथ घुलने मिलने वाले थे। अब यहाँ दूसरों का जब अप्रत्यक्ष नियंत्रण आ रहा है, उनका शासन का कुछ कुछ सहयोग आ रहा है, तो जाहिर सी बात है बाहर से लोग भी इस क्षेत्र में आएंगे जो उनसे रिलेटेड हैं। तो वही होता है। तो दरियादेव के समय में 1795 में भोपालपट्टनम का संघर्ष होता है। कब होता है? 1795 में भोपालपट्टनम का संघर्ष। तो इनके समय में 2 डेट याद रखना, 6 अप्रैल 1778 कोटपाड़ की संधि और 1795 में भोपालपट्टनम का संघर्ष। ठीक, किस वजह से होता है? तो मैंने बताया सहयोग लिया था अंग्रेजों से, मराठों से, तो उनका आगमन होने लगा। तो उसी दौरान जो अंग्रेज एक यात्री था मिस्टर जेटी ब्लंट, ये ब्रिटिश यात्री के आगमन के विरोध में ये भोपालपट्टनम का संघर्ष होता है। अब घटना का क्रम क्या था तो ये देखते हैं। जब ब्रिटिश यात्री मिस्टर जेटी ब्लंट ने बीजापुर क्षेत्र के भोपालपट्टनम से बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहा तो आदिवासियों ने उनके प्रवेश का विरोध किया और इसी भोपालपट्टनम क्षेत्र से प्रवेश करना चाहता था। यहीं पर इसका विद्रोह हो गया, इसलिए इसे भोपालपट्टनम का संघर्ष कहा गया। ठीक, फलस्वरूप दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ, जिससे भोपालपट्टनम का संघर्ष के नाम से जाना जाता है। अंततो गत्वा मतलब अंतिम रूप से मिस्टर जेटी ब्लंट को विवश होकर कलकत्ता लौटना पड़ा। ठीक, ये याद रखना है। तो भोपालपट्टनम का संघर्ष, भोपालपट्टनम से बस्तर जाने के लिए मिस्टर जेटी ब्लंट सोचते हैं, लेकिन आदिवासियों द्वारा उनको रोक दिया जाता है। इसी का नाम भोपालपट्टनम में संघर्ष होता है, इसलिए भोपालपट्टनम का संघर्ष कब होता है? 1795 में, दरियादेव के समय में। याद रखना है, ठीक है, क्योंकि दरियादेव के समय में ये होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि 1770 से 1800 ईस्वी तक वो शासन करता है, उसी के दौरान हो जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब होता है? भोपालपट्टनम का संघर्ष। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बोला जाता है कि जो कंपनी सरकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसके विरुद्ध जो तीसरा विद्रोह किसे बोला जाता है? बोला जाए तो भोपालपट्टनम का विद्रोह। हम जब पढ़ेंगे आगे लाइन से कि उसके विरुद्ध विद्रोह कौन कौन सा होते जाता है, तो मूल रूप से तीसरा विद्रोह पूछा जाए ना, सामूहिक रूप से सबको मिलाकर, तो भोपालपट्टनम के संघर्ष को तीसरा विद्रोह लिया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक, फिर आगे अभी देखते हैं इसमें। चलो ठीक है, 2 के बारे में हमने आज थोड़ा डिटेल में देख लिया है। आगे के शासकों का क्रम हम आगे देखेंगे। अभी हमने मराठा दिन किस तरीके से आया था ये देख लिया था। अजमेर सिंह को सत्ता से हटा देता है कौन? दरियादेव। फिर जिससे सहायता लिया रहता है उनके साथ संधि करता है, कोटपाड़ की संधि 6 अप्रैल 1778 में, जिसमें जयपुर नरेश विक्रम देव को 4 क्षेत्र क्या क्या कोटपाड़, चुपचूड़ा, पोड़ागढ़ और रायगढ़ क्षेत्र देता है। साथ में 59,000 टकोली मराठों को देता है। ये देखा था हमने। ठीक, इसी के तहत क्या होता है? मराठा नियंत्रण आ जाता है इस क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बन जाता है कौन? बस्तर, दरियादेव के समय में। इसी कारण से और सत्ता के लोभ में आकर बस्तर की स्वाधीनता को इसने क्या किया? बेच दिया, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, फिर इसी के साथ ही भोपालपट्टनम का संघर्ष हो गया था 1795 में। क्यों हुआ था? तो एक ब्रिटिश यात्री था जेटी ब्लंट, ये भोपालपट्टनम के थ्रू बस्तर जाना चाहता था, लेकिन आदिवासियों के पसंद नहीं आता है, वो इनको रोक देते हैं और उसका संघर्ष करते हैं। तो इसी संघर्ष का नाम है भोपालपट्टनम का संघर्ष। ठीक, ये सब देखा हमने। और इस भोपालपट्टनम के संघर्ष को पूरे छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार अर्थात ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तृतीय संघर्ष या तृतीय विद्रोह के रूप में जाना जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना 1795 में। तो ये था आज के क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो इस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।